हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, इस बुक के अंदर इस चैप्टर 1 को नाम दे रखा है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं जेई और नीट एग्जाम्स के लिए, तो यूजुअली इस चैप्टर को जिस नाम से पढ़ा जाता है वो नाम है मोल कंसेप्ट। अगर आप लोगों ने क्लास 11th में आने के बाद थोड़ा सा भी अगर आप लोगों ने कहीं पर कुछ ढूंढा होगा तो आपको इस चैप्टर का नाम जरूर मिला होगा। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें जेई और नीट की प्रिपरेशन के हिसाब से। हर साल इस चैप्टर से कम एक क्वेश्चन जेई और नीट एग्जाम में पूछा ही जाता है। कभी कभार 2 क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं, और एक क्वेश्चन का मतलब सीधे सीधे अगर हम बात करें तो 4 नंबर हो गया। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, और सिंपल चैप्टर है, मुश्किल नहीं है। बच्चे अक्सर परेशान जो होते हैं वो मोल की डेफिनेशन में होते हैं कि सर ये मोल क्या है, ये मोल हमें समझ में नहीं आता आज तक, ये मोल क्या है। टेंशन मत लो, जब हम करेंगे तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा कि मोल का मतलब क्या होता है। उससे पहले हम और थोड़ा सा बेसिक्स में चलेंगे। देखो, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों के पास जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आप लोगों को यहां पर कोई भी टाइम की बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन क्लास के अंदर आप लोगों के पास एक टाइम रहता है कि इतने टाइम के अंदर सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। टीचर्स के पास फिक्स एक घंटे की क्लास होती है, और वो भी क्लासेस डिवाइडेड होती हैं कि टीचर को 50 क्लास मिलेगी, 100 क्लास मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपके पास बहुत सारी क्लासेस हैं, आप आराम से एक एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में सीख सकते हो। तो हम लोग इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से सीखने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आपके दिमाग में रह नहीं जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है, अगर इस चैप्टर को आप लोग मुझसे पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, और अगर कोई डाउट रह भी जाता है तो आप हमेशा मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको जो बेसिक्स की बात हम करने वाले हैं उन बेसिक्स का कुछ पोर्शन पता हो। अगर आपको ये पोर्शन पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उस बेसिक्स को रिवीजन की तरह लीजिए। और अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं पता है तो आप उस कंसेप्ट को सीखिए, उस कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लगाइए, जिससे कि वो कंसेप्ट आप लोगों का बहुत ही अच्छा हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए अपने चैप्टर को, जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कि आप लोगों को प्रीवियस कितना याद है। आप लोगों ने, अगर हम बात करें क्लास 9th में, तो आप लोगों ने एटॉमिक नंबर के बारे में सुना होगा। सभी ने सुना है एटॉमिक नंबर क्या होता है। सर कल क्या खाया था ये तो पता नहीं होता है ना, आज आप पूछ रहे एटॉमिक नंबर क्लास 9th में पढ़ा था, 2 साल हो गए इस बात को। सही बात है, ऐसा नहीं है भाई, याद रखो, आपको याद आएगा। अगर मैं थोड़ी देर पहले भी बोलूंगा ना, आपको याद आना शुरू हो जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या होता था? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता था? नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि किसी भी एटम के अंदर। ठीक है, क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, आपको याद है आप लोग एटॉमिक नंबर याद करते थे, 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर आप लोगों ने जरूर याद किए होंगे। 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता था। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता था। ये एटॉमिक नंबर आप लोगों ने जरूर से जरूर याद किए होंगे, है ना। तो एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर आप बोल सकते हो एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर बच्चों एक कंडीशन आ जाती है। क्या कंडीशन आ जाती है? देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के तो बराबर है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये कंडीशन केवल और केवल तभी लग पाएगी जब जो हमारा एटम है वो कैसा हो? न्यूट्रल हो। क्यों न्यूट्रल हो भाई? अच्छा, न्यूट्रल का मतलब तो समझते हो ना, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। चलो एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं सोडियम की, तो सोडियम, तुरंत आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सोडियम तो हमने पढ़ा हुआ था, सोडियम के अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है। तो एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो, सर हम समझ गए कि प्रोटॉन तो इसके अंदर 11 होंगे। बिल्कुल सही बात है, यही मैं कहना चाहता हूं, प्रोटॉन इसके अंदर कितने होंगे? 11 होंगे। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने होंगे? सर प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं,
और इलेक्ट्रॉन के बराबर एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन के बराबर एटॉमिक नंबर, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब सर इसमें भी 11 होगा। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देता हूं तो आप थोड़ा सा परेशानी में फंसना शुरू हो जाओगे। अगर मैं आपसे बोलता हूं Na+, Na+ के अंदर क्या होगा? Na+ कब बनेगा? Na+ क्या है आपको पता है? जब किसी पे पॉजिटिव चार्ज लगा होता है तो इसका मतलब वो क्या होता है? कैट आयन। क्या होता है वो? कैट आयन। अब देखो प्रोटॉन, प्रोटॉन यहां पर जो है, प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे, प्रोटॉन का नंबर थोड़ी बदल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं? नहीं। आप बोलोगे सर नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, तो इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बात सही है, लेकिन किसके अंदर हम ये बात करते हैं? न्यूट्रल एटम में। अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा चुका है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आया था और वहां पर बच्चा फंस गया था। क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे उसमें क्वेश्चन में फंस गए थे कि ये क्वेश्चन में है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट, ठीक है, मोस्ट करेक्टली रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई एटॉमिक नंबर को सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट कौन करता है। ऑप्शन देखो जरा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और यहां पर था प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब बच्चा यहां पे जाके फंसा कि सर न्यूट्रॉन तो नहीं हो सकता, ऑप्शन बी तो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, कि करेक्टली रिप्रेजेंट, सबसे ज्यादा करेक्टली कौन रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को? प्रोटॉन। ठीक है सर, प्रोटॉन तो होता है, बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्ट्रॉन भी तो होता है, तो सर इस तरीके से तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। सब बच्चों ने दिमाग लगाया और ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दिया। क्या लगता है, सही है? बिल्कुल। देखो यहां पर बोला गया है करेक्टली, अब बच्चों ने टिक तो कर दिया ऑप्शन नंबर डी। आप लोग भी बताना मुझे कमेंट बॉक्स में क्या टिक कर रहे हो आप लोग। वीडियो को बेशक से पॉज कर लो और पॉज करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखना। चलो मैं बता देता हूं, एक्चुअली में जिस जिस बच्चे ने भी डी आंसर दिया है वो गलत है। आंसर होना चाहिए यहां पर ऑप्शन नंबर ए। क्यों? ध्यान से सुनो, यहां पर एक टर्म ऐड कर दी गई है, मोस्ट करेक्टली। बेटा मोस्ट करेक्टली अगर रिप्रेजेंट करना है तो खुद सोचो कि कौन मोस्ट करेक्टली रिप्रेजेंट कर पाएगा। हर हालत में कौन रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का नंबर तो बदल जाएगा भाई, जैसे ही आपने क्या लिया, न्यूट्रल एटम नहीं लिया, वैसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर तो बदल जाएगा, तो इसीलिए ये मोस्ट करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता एटॉमिक नंबर को। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर आपको इस तरीके से पूछा जाए तो ऑप्शन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश बहुत अच्छे से करना। यहां पे मोस्ट करेक्टली पूछा गया है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आंसर नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन केवल न्यूट्रल एटम के लिए एप्लीकेबल होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास को अक्सर कैसे लिख देते हैं हम? Z से। फर्क नहीं पड़ता किस आप नंबर से लिख रहे हो, ठीक है, किस आप डिजिट से लिख रहे हो, किस आप अल्फाबेट से लिख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यूजुअली जो चला आ रहा है, जो बुक्स में लिखा जाता है, वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। अगर आपको इससे कुछ अलग भी मिल जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन है। ठीक है, एटॉमिक मास Z, ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, दोनों को हम क्या करते हैं? ऐड करके लिखते हैं। तो देखो यहां पर इसका मतलब फॉर्मूला हो गया Z = N+P। अब तो बस खटाखट खटाखट हम आंसर निकाल सकते हैं अपने। चलो कुछ क्वेश्चंस देता हूं, उनमें एटॉमिक नंबर मुझे बताना जरा। यहां पर एक एटम मैंने लिया, एक एलिमेंट मैंने लिया X, ठीक है, एक एलिमेंट मैंने लिया X, यहां पर इसका एटॉमिक नंबर कुछ A है और एटॉमिक मास Z है, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने ले लिया क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक मास 35। अगर आप यहां पर देखोगे तो ये यहां पर जो लिखा है
ये किसको बता रहा है? एटॉमिक नंबर को। तो आप बोलोगे सर एटॉमिक नंबर जो है यहां पर वो 17 है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मुझे प्रोटॉन का नंबर बता सकते हो? प्रोटॉन का नंबर क्या होगा? जितना एटॉमिक नंबर है वही सेम क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बिल्कुल सही बात है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के भी बराबर है। क्या ये इलेक्ट्रॉन के बराबर है? तो जवाब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इसके सर पे कोई चार्ज तो नहीं है। क्या इसके सर पे कोई चार्ज आपको दिखाई दे रहा है? नेगेटिव, पॉजिटिव, कोई भी चार्ज है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब बिल्कुल ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होगा। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इसका कितना होगा? एटॉमिक मास आपको पता है क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब देखो यहां पर ऊपर ऑलरेडी इसका एटॉमिक मास लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 35। अगर मैं आपसे पूछता हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप कैसे निकालोगे? देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए मैंने आपको कोई अलग से फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास एटॉमिक मास आ गया है, आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए हैं। तो क्या आपके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना कोई बड़ा काम है? बहुत आसान है। क्या करना है भाई? दो चीजें पता है, मैथ का नॉर्मल चीज है। दो चीजें पता है, एक चीज पूछी है, तो लगा दो फॉर्मूला। क्या सोचना है? Z माइनस पी। Z कितना है भाई? एटॉमिक मास 35 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन है 17। बिल्कुल सही बात है। अब भाई 35 में से 17 जाता है तो कितना आता है? 35 में से 17 जाता है तो कितना आता है? 18 आता है। तो इसका मतलब जो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितने हैं? 18। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। सोडियम 11 23। अब तक तो आप समझ गए हो, यहां पर जो लिखा है वो एटॉमिक नंबर है, यहां पर जो लिखा है वो एटॉमिक मास है, ये न्यूट्रल एटम है। तो चलो देखते हैं हम। A इज इक्वल्स टू, भाई एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और ये किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। कर दिया बराबर। और ये कितना है? 11। तो ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी? 11। एटॉमिक मास की बात करते हैं। चलिए Z कितना है एटॉमिक मास? 23। तो लिख दो भाई 23। चलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की भी बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? Z माइनस पी, यानी एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि 23 माइनस 11। कितना आंसर आएगा बच्चों? 12। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, और किस तरीके से एटॉमिक मास को और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकाला जा सकता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं रह गया होगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो नोट डाउन कर लिया? जल्दी जल्दी लिखो भाई। चलो पॉज करके लिख लेना, जिसने भी अभी नोट डाउन नहीं किया हो वो पॉज करके लिख लेना, ठीक है? क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारी अगली टर्मिनोलॉजी की। देखो कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हो रही, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं, ठीक है? और बेसिक बेसिक बातों से ही बड़े बड़े क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बस मेहनत करते चलना है। चलो बात करते हैं हम आगे। अगर बात करें जिसकी आइसोटोप, किसकी बात कर रहे हैं? आइसोटोप। ये क्या होता है? सेम एलिमेंट होता है, ठीक है? एक ही एलिमेंट है, कोई अलग एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तो मैं हाइड्रोजन की ही बात कर रहा हूं, ठीक है? आइसोटोप क्या है? सेम एलिमेंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एलिमेंट तो सेम आप बता रहे हो, फिर डिफरेंट क्या है? यहां पर बताएंगे भाई डिफरेंट भी क्या है।
एलिमेंट सेम है पर इनका मास नंबर अलग है। देखो एलिमेंट अगर सेम है तो सोचो पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो पीरियोडिक टेबल किसके हिसाब से है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से है। अगर मैं बोल रहा हूं कि सेम ही एलिमेंट है, एलिमेंट बदल नहीं रहा, तो इसका मतलब आप लोग इतना जान गए होंगे कि एटॉमिक नंबर तो सेम रहने वाला है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, डिफरेंट मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा लेकिन मास नंबर जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल से देखते हैं, आपको समझ में आएगा। आप लोगों ने नाम सुना है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ऐसे कुछ नाम आपने पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम अभी पढ़ने वाले हैं इनको। ठीक है, टेंशन मत लो, मेरे होते हुए टेंशन नहीं लेनी आपको, बस बोर्ड पे देखो। हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। सर ये आप क्या कर रहे हो, 1 1 1 2 1 3, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा। हाइड्रोजन, इसका मतलब इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। सर इतना समझ में आया कि इसका 1 है, बाकियों का भी 1 है। बिल्कुल सही बात है, सभी का एटॉमिक नंबर 1 है भाई, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। मास नंबर की बात करते हैं, चलिए। इसका मास नंबर है 1, इसका मास नंबर है 2 और इसका मास नंबर है 3। अच्छा, तो अब समझ में आया क्या हो रहा है कि यहां पर देखो सेम एटॉमिक नंबर, वही हमने बात की, सेम एटॉमिक नंबर। एलिमेंट बदला क्या, नहीं, हर बार हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब एलिमेंट भी सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है। ठीक है, मास नंबर क्या है, अलग अलग है, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले अब यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर। सभी जगह 1 होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सभी जगह 1 लिख दूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर जगह क्या होने वाला है, सेम ही होने वाला है, तो लिख दो क्या होगा, A1 1 1। लेकिन अब जब आप कहानी पे आओगे किसकी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो अब आपको वो फॉर्मूला याद आना चाहिए जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो करो चलो, यहां पर देखो एटॉमिक मास 1 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो 1 - 1 0। यहां पर देखो एटॉमिक मास 2 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो 2 - 1 1। यहां पर देखो एटॉमिक मास 3 है और यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो इसका मतलब 3 - 1 2। तो आप देख पा रहे हो कि यहां पर एटॉमिक नंबर यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, सेम। एटॉमिक मास आपको क्या देखने को मिल रहा है, अलग अलग देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, अलग अलग यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये कहानी हुई किसकी, आइसोटोप की। अगर आपको आइसोटोप बहुत अच्छे समझ में आ गया तो एक एग्जांपल चलिए इसका और लेते हैं और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले टर्म की तरफ। कार्बन कार्बन कार्बन, C6 12, C6 13, C6 14। ठीक है, तो ये 3 भाई थे, एक तो 12, एक 13 और एक 14। तो ये 3 भाई थे, इन सबका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। ठीक है भाई, भाई हैं तो सबका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। पर एटॉमिक मास तीनों का क्या है, अलग अलग है, तीनों का वजन अलग अलग है भाई। एक का 12 है, एक का 13 है और एक का 14 है। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम मैं दे रहा हूं। ठीक है, एक छोटा सा ही काम है, ज्यादा बड़ा काम सर नहीं देते आपको। प्रोटॉन आपको इसमें बताने हैं कितने हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें बताने हैं कितने हैं और न्यूट्रॉन इसमें बताने हैं कितने हैं। ठीक है, तीनों के अंदर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं। ठीक है, तो इतना काम करके लाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं अपनी अगली टर्म को, यह है आइसोबार। ठीक है, अभी तक देखो हमने 3 टर्म समझी है। आपको कोई परेशानी है इनमें, कोई भी परेशानी अगर आपको हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आइसोबार। आइसोबार की अगर हम बात करें
तो आइसो बार में क्या होता है, देखो आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। इसका मतलब कुछ सेम वाली फील आ रही है कि अच्छा कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा इसके अंदर जो सेम होता होगा, इतना तो हमें समझ में आ गया। और बार का मतलब क्या सेम होगा यहां पर, बार का मतलब यहां पर मास सेम होगा। ठीक है, एक बार का मतलब मास भी होता है, इस चीज को ध्यान रखना, एक बार का मतलब मास भी होता है, हमेशा एक ही जगह मत पहुंचा करो। आइसो बार यानी कि सेम मास, तो इसका मतलब यहां पर जो मास नंबर होने वाला है वो सेम होने वाला है, सेम मास नंबर। बट अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर की तो ये डिफरेंट होगा, मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर यहां पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज सोचो, अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया तो आपने जो पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है 1 से 20 तक पढ़ा है आपने, तो सबके लिए एटॉमिक नंबर जो पढ़ा था सारे अलग अलग एलिमेंट थे। और आपको पता है पीरियोडिक टेबल में 100 से भी ज्यादा एलिमेंट है ना, 103 तो तभी डिस्कवर हो गए थे जब आपने बुक में लास्ट बार पढ़ा होगा 103। तो सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसका मतलब इतना तो आप समझ गए कि ये एलिमेंट सेम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये एलिमेंट सेम होता तो पीरियोडिक टेबल में इसके लिए एक ही एटॉमिक नंबर होता, लेकिन आपने बोला है कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो इसका मतलब हम समझ गए हैं कि डिफरेंट एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट नहीं है भाई, डिफरेंट एलिमेंट है, सेम मास नंबर है पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। चलिए इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इसे। पोटेशियम और कैल्शियम 20, 40, 19, 40। अब जैसे ही मैंने क्लास में एग्जाम्पल लिखा तो एक बच्चा तुरंत उसने हाथ खड़ा किया कि सर ये आप हमें क्या पढ़ा रहे हो, हमने तो आज तक कैल्शियम के बारे में, तो सर आपने बिल्कुल सही बताया कि कैल्शियम के बारे में तो हमने पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर 20 होता है, मास नंबर 40 होता है, बिल्कुल ठीक पढ़ाया आपने, लेकिन सर पोटेशियम के बारे में तो हमें हमारे टीचर्स ने कुछ और ही पढ़ाया था। तो मैंने पूछा अच्छा बताओ क्या पढ़ाया था, तो उस बच्चे ने बोला कि सर पोटेशियम के बारे में हमारे टीचर्स ने हमें बताया था कि पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो 39 होता है। मैंने बोला बिल्कुल सही पढ़ाया तुम्हें, बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत नहीं है। तो वो बच्चा दुविधा में आ गया, वो सोचने लगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, आप उनकी बात को भी सही बता रहे हो और अपनी बात को भी सही बता रहे हो। बेटा देखो, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है, ये दोनों जो है ना, ये दोनों एक दूसरे के क्या होने वाले हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो इसका मतलब ये पोटेशियम के आइसोटोप हैं, तो ये मैंने आइसोटोप लिया है पोटेशियम का। ठीक है, तो यहां पर देखो ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन अगर हम बात करेंगे मास नंबर की तो दोनों का मास नंबर क्या है, यहां पर बिल्कुल सेम है। आप लोगों को ये चीज समझ में आई कि दोनों का यहां पर जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन दोनों का जो मास नंबर है वो क्या है, सेम है। और यही क्या होता है हमारा आइसो बार। आप लोगों को यहां तक समझ में आया आइसोटोप क्या होते हैं, आइसो बार क्या होते हैं। लास्ट हम एक में देखेंगे आइसोटोन्स, और भी होते हैं, वो धीरे धीरे हम सीखते चलेंगे। ठीक है, आइसोटोप और आइसोबार, एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखो भाई, जल्दी जल्दी लिखो। आप लोग एक काम किया करो कि वीडियो को ना पॉज करके लिख लिया करो। ठीक है, अगर आपको लगता हो कि सर जल्दी मिटा देते हैं तो वीडियो को ना पॉज करके लिख लिया करो, ऐसे आपको टाइम की शॉर्टेज नहीं पड़ेगी। चलो लिख लिया सबने, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम और हम बात करते हैं अपनी अगली टर्म की, और वो अगली टर्म है आइसोटोन। ठीक है, अगली टर्म है क्या, आइसोटोन। टोन सुना है आप लोगों ने, कई बार बोलते हैं ना कि भाई इतनी ऊंची टोन में बात क्यों कर रहे हो। चलो बात करते हैं हम आइसोटोन की। यहां पे टोन वो वाला टोन नहीं है, ठीक है। आइसो मतलब तो सेम आप जानते ही हो,
यहां पर आइसोटोन की अगर हम बात करें तो आइसोटोन में क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर भी अलग है और आपको सुनकर अत्यंत आनंद की प्राप्ति होगी कि इनका मास नंबर भी अलग होता है। तो सेम होता क्या है फिर, देखो इनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, इनका मास नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन इनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन का नंबर एक ही होता है, सेम होता है। चलिए इसका भी कोई एग्जांपल हम लेते हैं और इसे समझते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है ना, और एटॉमिक मास कितना 14, 15। समझ गए, नाइट्रोजन का भी आप लोगों ने 14 पढ़ा हुआ होगा, 15 क्या ये इसका भी आइसोटोप है। अब देखो ध्यान से, यहां पर एटॉमिक नंबर 8, यहां पर 7 बिल्कुल अलग है, यहां पर एटॉमिक मास 16 और यहां पर एटॉमिक मास 15, ये भी अलग है। पर अगर मैं बात करूंगा यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर बोल दूं क्या सीधे सीधे, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करो या फिर एटॉमिक नंबर की बात करो, दोनों बिल्कुल सेम है। तो यहां पर होगा 16 माइनस 8, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आए 8 और यहां पर देखो 15 माइनस 7, इसका मतलब कितने आए 8। तो इसका मतलब ध्यान से देखो दोनों के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, यहां पर सेम है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर सेम होंगे तो क्या बोलोगे, आइसोटोन। चलिए ये आपका बेसिक टर्मिनोलॉजीज खत्म हुई। इसके बाद से हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात करेंगे जिनसे न्यूमेरिकल्स एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एक बेसिक टॉपिक जिससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो है एवरेज एटॉमिक मास। देखिए एवरेज एटॉमिक मास, बहुत आराम से आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है, परेशान मत होना कि ये टॉपिक है क्या एवरेज एटॉमिक मास, कि सर एटॉमिक मास तो हमने सुना है, एवरेज क्या होता है। देखो बिल्कुल आराम से समझना, मान लो कि आपकी एक क्लास है जिसके अंदर 10 बच्चे हैं और 10 में से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो 90 आते हैं, हर बच्चे के नंबर कितने आते हैं, 90 आते हैं, ठीक है, और 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके जो नंबर हैं वो 40 आते हैं, ठीक है, यानी कि एक जो है वो क्लास में समझ रहे हो टॉप कर रहे हैं और जो दूसरे बच्चे हैं वो क्लास में फेल होने की कगार में है ना। तो एक जो बच्चे हैं उनसे टीचर ने उनको क्या किया होगा, खूब खरी खोटी सुनाई होगी है ना, कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, हमारे स्कूल का नाम डुबाने वाले हो। और जो दूसरे बच्चे हैं उनको कुछ मेडल वेडल मिलने वाला होगा। लेकिन अब हुआ क्या कि जब क्लास में इस तरीके से टीचर को पता चला कि भाई 5 बच्चे जो हैं इनके 40 नंबर हैं, ठीक है, या फिर आसपास जब सुनने में आएगा कि 5 बच्चों के 40 नंबर आए हैं तो बड़ा खराब सा लगेगा, है ना। तो टीचर से बोला गया, प्रिंसिपल ने बोला कि सर या मैम जो भी पढ़ा रहे थे वहां पर, उनसे बोला कि आप एक काम करिए, बच्चों के एवरेज मार्क्स पता करिए, है ना, एवरेज मार्क्स बताइए हमें कि बच्चों के एवरेज कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो इससे क्या है, थोड़ा सा मतलब अगर इसके सोचो नंबर अगर घटेंगे और इसके थोड़े नंबर बढ़ेंगे ना एवरेज में, तो क्या होगा, दोनों को ऐड करोगे और उसके बाद निकालोगे, तो इसका मतलब एक के नंबर थोड़े घट जाएंगे और एक के नंबर थोड़े बढ़ जाएंगे। तो मान लो एवरेज आ गया हमारे पास 60 नंबर के आसपास, तो आप थोड़ा सुनने में अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चों के लगभग 60 नंबर के आसपास आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं हम। टीचर ने क्या किया होगा एवरेज निकालने के लिए, टीचर ने एवरेज निकालने के लिए क्या किया होगा, कितने नंबर आए 90, कितने बच्चों के आए 5, कितने नंबर आए 40, कितने बच्चों के आए 5, डिवाइडेड बाय टोटल बच्चे कितने थे, यही किया होगा, डिवाइडेड बाय टोटल बच्चे कितने थे, एवरेज यही ऐसे निकालते हैं हम, टोटल बच्चे कितने थे 5 और 5 10। तो आप देखो यहां पर ये जीरो यानी 9 गुना 10 है ये, और ये भी 4 गुना 10 है, दोनों में से 10 अगर बाहर निकाल लोगे तो ये इस 10 से चला जाएगा। तो क्या बचा यहां पर 9 पंजे 45
और ये क्या बचा यहाँ पर, 4 पंजे 20। तो इसका मतलब आपके पास एवरेज जो मार्क्स निकल के आए वो कितने निकल के आए, 65। यानी बच्चों के एवरेज नंबर कितने हैं, 65। अब सुनने में अच्छा लग रहा है ना, जो 40 वाले बच्चे हैं उनको सुनने में अच्छा लग रहा होगा कि हाँ हमारी तो थोड़ी इज्जत हो रही है अब एवरेज बताने के बाद, ठीक है। तो वो खुश हो गए कि सर एवरेज में ही आप नंबर बताया करो हमें, तभी हमें अच्छा लगेगा ना। तो टीचर ने क्या बोला, नालायकों थोड़ा पढ़ लो। तो ये नौबत ही नहीं आती है ना। सोचो अगर सबके मार्क्स सेम आते तो फिर ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता, टीचर सीधे देख के बता देता कि भाई एवरेज भी हमारी क्लास में तो सेम है, 70, यहां पर 35 और यहां पर 60। मान लो 100 बच्चों की क्लास है, उसमें से कुछ बच्चों के 70 नंबर आते हैं, कुछ बच्चों के 35 नंबर आते हैं और कुछ बच्चों के 60 नंबर आते हैं। हमने मान लिया अपनी तरफ से कि 40 बच्चों के इतने नंबर आते हैं, 30 बच्चों के इतने नंबर आते हैं, ठीक है। ये यहां पर क्या है, बच्चे, और ये यहां पर क्या है, नंबर। तो यहां पर मैंने मान लिया कितने बच गए, 40 और 30 70 हो गया, 30 बच गए, ठीक है। अब यहां पर फिर टीचर से पूछा गया एवरेज निकालो। अब मैं निकालूं एवरेज उससे पहले एक बार आप खुद से ट्राई करना। यहां पर जब आप एवरेज निकालने जाओगे तो आपकी एवरेज कितनी आएगी, 70 गुना 40 है ना, कितने नंबर हैं और कितने बच्चे हैं, प्लस में 35 गुना 30, कितने नंबर हैं गुना में कितने बच्चे हैं, प्लस में कितने नंबर है गुना में कितने बच्चे हैं, 60 गुना 30, डिवाइडेड बाय, इसको अगर आप डिवाइड करोगे किससे डिवाइड होगा ये, 100 से। अब देखो यहां पर एक काम करते हैं, इसको भी हम ना ऐसा नंबर बना लेते हैं ताकि ये सारे के सारे 100 एक साथ कैंसिल हो जाए ना। तो चलो इस नंबर को हम क्या करते हैं, 30 कर देते हैं। कैलकुलेशन हम लोगों के लिए आसान हो जाएगी, सीधे सीधे हम लोग यहां से 0 0 कॉमन ले लेंगे। 10 10 10 10 10 10, सब जगह 10 10 है मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब 100 बाहर निकाल सकते हो। ये 100 अगर बाहर निकलेगा तो ऊपर 100 नीचे 100 कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो 7 चौक 28, 28 होगा, प्लस 3 3 जा 9, प्लस 6 3 जा 18। तो यहां पर क्या होगा, 27 प्लस 8 35, 35 प्लस 20 45 55। तो इसका मतलब एवरेज जो बच्चों के मार्क्स है वो कितने हैं, 55 है। तो अब आपको एवरेज निकालने का फॉर्मूला तो समझ में आ गया। एवरेज आप कैसे निकालते हो, कितने नंबर हैं मल्टीप्लाई बाय कितने बच्चे हैं, कितने नंबर हैं मल्टीप्लाई बाय कितने बच्चे हैं, कितने नंबर है मल्टीप्लाई बाय कितने बच्चे, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं। इसी तरीके से हम निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो एक बार आप इस चीज को नोट डाउन करो, इसके बाद हम बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। तो जल्दी से इसे लिखो। कर लिया नोट डाउन सबने, आगे बढ़े। देखो अगर आपको सक्सेस पानी है ना तो इन सब चीज़ों से कभी मत कतराना, मेहनत करने से, लिखने से, ठीक है। जितना ज़्यादा लिखोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के नंबर बढ़ते जाएंगे। चलिए लिख लिया होगा सबने। ठीक है, पढ़ते पढ़ते बीच में जब बोर हो जाया करो ना तो कुछ अच्छे अच्छे गाने सुना करो। इससे क्या होगा, आप लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा, है ना। आप लोगों ने वो मिल्खा सिंह मूवी का एक गाना सुना है, जिंदा, जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले,
मुझसे मत गवाओ भाई, मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, पर सुनना इस गाने को, क्योंकि आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को इस समय पे इस चीज़ की भी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो कुछ अच्छे अच्छे गाने सुना करो साथ साथ, है ना। ठीक है, केवल ऐसा मत किया करो कि कुछ अलग उच्च कोटि के गाने सुन रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम, और हम इसी को एवरेज एटॉमिक मास को अब लगाते हैं हमारे एटम्स के ऊपर, है ना। क्योंकि इतनी जो हमने कहानी बनाई मैथ की, वो एक्चुअली में बनाई किसके लिए है? वो तो एक्चुअली में हमने एटम्स के लिए बनाई है। तो चलो देखते हैं एटम्स के बारे में ही। अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्या आपको पता है क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप मिलते हैं। ठीक है, लेकिन क्लोरीन का आपने एटॉमिक मास ना, अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्लोरीन का एटॉमिक मास आपको अक्सर ये लिखा हुआ मिलता है 35.5। तो क्लोरीन जो है ना एक्चुअली में 2 तरीके से एग्जिस्ट करता है। एटॉमिक नंबर याद है क्लोरीन का 17। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का क्या होता है 17। एटॉमिक मास कितना होता है 35 और 37। एक का 35 है, एक का 37 है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि ये कितने कितने मिलते हैं, ठीक है, एक्चुअली में देखो 2 भाई हैं। ठीक है, अब 2 भाई ऐसा मत सोचना कि 2 ही हैं सिर्फ, यहाँ पर बहुत सारे होते हैं ये। ठीक है, एक तरह के बहुत सारे हैं, दूसरी तरह के बहुत सारे हैं। तो मान लो कि ये 80% है। ठीक है, टोटल मिला के हम कितना मानेंगे कि दोनों मिलाकर 100% है। ठीक है, अब इसके अंदर से मान लो कि मैंने आपका काम आसान करने के लिए 100% की जगह हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन के 100 एटम है। हमने ऐसा मान लिया कि पूरी दुनिया में क्लोरीन के सिर्फ और सिर्फ 100 एटम है। ठीक है, मान लो, मानने में क्या जाता है ना। तो 80 ये पाए जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम इसे, अबेंडेंस। आपको क्वेश्चन में इसी तरीके से लिखा हुआ मिलता है क्या, अबेंडेंस। तो 80 ये मिल रहे हैं और 20 ये मिल रहे हैं। तो अब आपसे पूछ लिया गया कि एवरेज एटॉमिक मास कितना है। ठीक है, इसको भूल जाओ, ये वैल्यू हमें पहले से पता है। अब इस वैल्यू पे आ भी सकता है हमारा आंसर, और हो सकता है हमारा आंसर थोड़ा सा अलग भी आए, पर क्वेश्चन में हमें दे रखा है तो हमें तो यही वैल्यू लेके सॉल्व करना है। ठीक है, आसान है। क्या निकालना है अपने को, एवरेज एटॉमिक मास। अभी तक जो हमने कहानी सुनी उसी कहानी के बेसिस पे हम इसे आसानी से कर सकते हैं। एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, यहां पर फिर से, अब यहां पर मार्क्स की जगह पे क्या आ गया, मास। तो ले लो भाई, मास कितना है 35। एबेंडेंस कितनी है, यानी कितना पाया जा रहा है, आप बोलोगे सर 80। अब याद आ रहा है आपको कितने मार्क्स होते थे मल्टीप्लाई बाय कितने बच्चे होते थे, है ना। उसी तरीके से कहानी चल रही है। प्लस में क्या हो जाएगा यहां पर, एटॉमिक मास 37, कितने बच्चे हैं यानी कितने क्लोरीन एटम है 20। टोटल बच्चे कितने हैं, मतलब टोटल क्लोरीन एटम कितने हैं 100। कितना आया देखो। अब यहां पर अगर आप करोगे तो फिर से आप 0 0 हर जगह से कॉमन ले सकते हो, काट सकते हो, नीचे बचेगा 10, है ना। नीचे क्या बचेगा 10। यहां पर देखो 35 अट्ठे अगर आप करोगे तो कितना आएगा 280। यहां पर देखो 37 दुनिया अगर आप करोगे तो कितना आएगा 174, हाँ सॉरी 74। तो देखो कितना हो जाएगा, ये होगा 4 और ये 8 7 15, एक हासिल डिवाइडेड बाय 10, कितना हो जाएगा 35.4। तो ये हो गया इसका एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एवरेज एटॉमिक मास की कैलकुलेशन आसानी से किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि आपको वो हमेशा एवरेज एटॉमिक मास ही पूछे, हो सकता है वो आपको इनकी जगह पर इनमें से कुछ वेरिएबल बनाकर दे दे। हो सकता है कि आपको वो ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, है ना। इनमें से कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है, इस चीज को ध्यान रखना। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपसे वो अबेंडेंस बोल रहा है तो हमेशा आप पूरी अबेंडेंस को कितना मानकर चलोगे, 100 मानकर चलोगे, 100 मानकर चलोगे। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, और अब की बार इस क्वेश्चन के अंदर हम एवरेज एटॉमिक मास नहीं, आपको कुछ और निकालने के लिए देते हैं। लेकिन उस क्वेश्चन को लिखने के लिए और उसका सॉल्यूशन करवाने के लिए थोड़ी और जगह लगेगी, तो इसीलिए आप लोग इसे एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
लिख लिया सबने? चलो लिख लो, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ, जब तक सर पानी पी लें, लिखो अब। बड़ी गर्मी है यहाँ पर, क्योंकि रूम में पूरी लाइट होती है ना, तो इस वजह से अब यहाँ पर एक तो पंखा नहीं चला सकते, क्योंकि वीडियो में फिर आप लोगों को परेशानी होगी, थोड़ा सा आवाज़ आएगी है ना, तो इसलिए पंखा नहीं चला रखा। बाकी आप लोगों को दिखाई दे अच्छे से बोर्ड पर, तो इसलिए यहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं बहुत सारी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रूम में गर्मी हो जाती है। चलो खैर, वो तो कोई बात नहीं, वो सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। चलो क्वेश्चन पे आओ आप लोग। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, नाइट्रोजन जो है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, यानी कि आइसोटोप है वही। आइसोटोप हमने नाइट्रोजन के ले लिए, दो आइसोटोप हैं, एक आइसोटोप है 14 और एक आइसोटोप है 15। ऐसे दो आइसोटोप हमने नाइट्रोजन के ले लिए, जिसके अंदर एक आइसोटोप है 14 और दूसरा आइसोटोप है 15। अब अगर हम बात करें इसमें, तो एवरेज एटॉमिक मास हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। एवरेज एटॉमिक मास क्वेश्चन में है 14.003। हमसे पूछा जा रहा है डिटरमाइन अबेंडेंस, ये पूछा गया है कि अबेंडेंस बताओ, क्योंकि नेचर में कौन कितना पाया जा रहा है। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमसे उसने दो चीजें पूछ ली हैं। हमें उसने एवरेज एटॉमिक मास बता दिया और यह भी बता दिया कि नाइट्रोजन के दो आइसोटोप हैं, इसका मतलब दोनों का एटॉमिक मास हमें पता लग चुका है। लेकिन अब हमसे दोनों की क्या पूछ ली गई है? अबेंडेंस पूछ ली गई है। तो ध्यान देना आप लोग, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था जब हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते थे? तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज किया करते थे, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय अबेंडेंस ऑफ फर्स्ट, ठीक है, प्लस में क्या यूज करते थे? एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय अबेंडेंस ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय, याद करो मैंने आपको बताया था कि जब भी टोटल एबेंडेंस की बात की जाएगी तो वो हमेशा कितना आएगा? 100 आएगा, हमेशा 100 आएगा, तो सोचना ही नहीं है उसके बारे में। तो ये 100 आ गया। अब केवल आपको सोचना है कि A1 और A2 आप कैसे निकालोगे। इस चीज पे आप 2 मिनट दिमाग लगाओ कि आप A1 और A2 को कैसे निकाल सकते हो। अगर आप लोग कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो, हो जाएगा आप लोगों से, समझदार बच्चे हो सब। कर लिया सॉल्व? मुझे उम्मीद है सभी ने आंसर बिल्कुल सही निकाला होगा, क्योंकि सभी इंटेलिजेंट बच्चे हो। चलो बात करते हैं हम यहां पर। देखो आपने क्या किया, A1 और A2, आपको A1 और A2 दोनों की वैल्यू नहीं पता, लेकिन सोचो आपको इतना तो जरूर पता है कि सर दोनों मिला के तो 100 ही होने वाले हैं। अगर दोनों मिला के 100 होने वाले तो परेशानी क्या है? मैथ्स में क्या करते थे आप लोग? भाई एक को क्या मान लेते थे? x मान लेते थे, और दूसरे को क्या मान लेते थे? 100 माइनस एक्स मान लेते थे। तो मान लो यहां पर भी वही करना है आपको। एक को आपने लिखा 14 इंटू एक्स, प्लस दूसरे को आपने लिखा 15 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास कितना है?
14.003। ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना आएगा 1400.3 और ये होगा 14x प्लस में ये होगा कितना 15 इंटू माइनस का x और ये 15 इंटू 100 यानी कि 1500 माइनस 15x। ये 14x है, ये 15x है, ये माइनस का है तो माइनस x बचेगा और प्लस का क्या बचेगा 1500। यहां पर होगा 1400.3। अब ये x जो है माइनस का है, इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 1500। ये इधर जाएगा तो नेगेटिव 1400.3। इसका मतलब कितना आ रहा है ये आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 1500 में से आप क्या करोगे 1400.3 माइनस कर दोगे तो कर दो माइनस 1500 माइनस 1400.3। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 0 गया क्योंकि आपको क्या करना पड़ा होगा यहाँ पर कैरी लेना पड़ा होगा, है ना। यहाँ पर कुछ नहीं था तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आपने लिया है तो 10 और यहाँ पर भी कुछ नहीं था तो ये भी कहीं से लेके आया होगा तो ये भी आगे से लेके आया। क्या आया 9 में से 0 गया 9 और यहाँ पर देखोगे तो इसने भी कैरी लिया था, एक आगे दिया 9 में से 0 गया 9 और यहाँ पर अभी 4 हो चुका है तो 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0 तो कितना आया 99.7%। तो इसका मतलब आप समझ चुके हो कि x जो है वो 99.7% है यानी कि जो अबेंडेंस 1 है वो कितनी है 99.7%। तो क्या आप अबेंडेंस 2 निकाल पाओगे आप अबेंडेंस 2 कितनी हो जाएगी भाई 100 माइनस x यानी कि 100 माइनस 99.7%, ठीक है, या फिर 100 माइनस 99.7 आप कर लो कितना बचेगा 0.3%। तो ये आपके पास यहां पर निकल कर आ गई है अबेंडेंस किसकी A1 की भी और A2 की भी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास में जितना भी हमने डिस्कस किया है वो सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो वीडियोस के लिए तो आप लोग मुझे वो सजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बार आप लोग इसे नोट डाउन कर लो और आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।